नमस्ते दोस्तों। हमने अपनी कल की क्लास में रिट एल्टो साइंस का दूसरा टॉपिक पादप के प्रकार व विभिन्न भाग कहे साइंस के लैंग्वेज में तो पादप आकार की प्लांट मॉर्फोलॉजी स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने पादपों के दो भाग जड़ और तना उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको कल की क्लास में करवा दिए थे। आज की क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम पर्ण, पत्ती या लीफ के बारे में पढ़ेंगे, फिर पुष्प आएगा, फिर आपके फल, इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपके जितने भी साथी हैं उनको ये लिंक यहाँ से शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके सभी साथी क्लास अटेंड कर सके। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। तो कल की क्लास में पादप आकार की या प्लांट मॉर्फोलॉजी में मैंने आपको जड़ व तना पढ़ा दिया था। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक अपना आता पर्ण, जिसको आप क्या बोलते हो, पत्ती या लीफ। उसकी हम बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि पर्ण, पत्ती या जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीफ, ये चीज़ें आज हमें पढ़नी है इसके बारे में। और अच्छे से क्वेश्चन है आपके लिए, क्लास लास्ट तक जरूर अटेंड कीजिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ इसमें। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि पर्ण, पत्ती या लीफ। नॉर्मली आप सब जानते हो कि पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो सबसे पहले बात है पत्तियों के कार्य की बात कर लेते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी चीज़ें तो आप नॉर्मल चीज़ें जानते हो। सबसे पहले कि पत्ती होती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, गैसों का विनिमय करती है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया वो यहाँ पे होती है। प्रकाश संश्लेषण के कारण पत्तियाँ पेड़ पौधों भोजन का निर्माण करती है। इस कारण से इसको फूड फैक्ट्री या किचन ऑफ प्लांट भी हम कह देते हैं। तो पत्ती के लिए जो आपको महत्वपूर्ण बातें याद करनी है, तो एक तो अपने को क्या याद करना था कि प्रकाश संश्लेषण, क्या लिखा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ये प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक है, हम आगे कल या परसों की क्लास में इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, पत्ती में होती है। इसके साथ पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र रंध्र पाए जाते हैं, जिससे गैसों का विनिमय या आदान प्रदान होता है। तो गैसों का विनिमय, और इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है उसमें भी पत्ती का बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया वो पत्ती के द्वारा ही होती है। इसके अलावा इसको हम फूड फैक्ट्री या किचन ऑफ प्लांट भी कह सकते हैं। तो ये नॉर्मल बातें थी, तो जिसके लिए हम कुछ बातें फिर से रिपीट कर दूँ कि हमने टॉपिक स्टार्ट क्या किया, पर्ण या पत्ती। पर्ण या पत्ती की बात करें तो एक पॉइंट तो आपको याद क्या रखना था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यही होती है, क्योंकि पत्ती में हरित लवक होता है, क्लोरोफिल होता है। हाँ, यहाँ ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है कि हरित लवक या क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो याद कर लेना मैग्नीशियम। गैसों का विनिमय पत्ती की सतह पर होता है और वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो पत्ती पे होती है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो याद कर लेना कौन सी, मैग्नीशियम। कौन सी, मैग्नीशियम। इसके बाद अगर जो क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं रेट के हिसाब से या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से अगर यहाँ इम्पोर्टेंट बनते हैं, तो वो है पत्ती के रूपांतरण। किसके रूपांतरण, पत्ती, पर्ण, लीफ के रूपांतरण। तो रूपांतरण की बात करते हैं तो एक तो आपने नागफनी में एक पौधे में होता क्या है कि जो पर्ण या जो पत्तियां होती है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए पत्तियां कांटों में रूपांतरण हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं पर्णकंटक। तो पर्णकंटक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नागफली। और आपने मटर के पौधों में देखोगे, मटर के पौधों की जो पत्तियां होती है वो पर्तान बन जाती है, जो आरोहण में सहायक होती है। तो पर्तान की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मटर के पौधे। इसके अलावा एक विशेष बात हो कि आपने पिछली बार रेट 2015 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, और कीटहारी पादप,
कीटहारी पादपों में दो पादप मुख्य हम बात करते हैं। एक तो होता है घटपर्णी पादप, निफेंथिस इसका अच्छा एग्जाम्पल है, और एक ब्लेडर वट यूटिकुलेरिया, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा गया था रिट में, तो इन्हीं के लिए हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखना चाहें तो कि ये जो हम लिख रहे हैं वो यहाँ में लिख दिया पर्ण के रूपांतरण। क्या लिखा है? पर्ण के रूपांतरण। और पर्ण के रूपांतरण में हम बात करें तो दो रूपांतरण अपने को मुख्यतः याद करने हैं। एक का नाम दिया मैंने पर्णकंटक, पर्णकंटक, दूसरे का नाम दिया है पर्णप्रतान। मैं ज़्यादा फालतू की बातें नहीं कर रहा, जो मेन पॉइंट है जहाँ से अपना क्वेश्चन पुटअप हो सकता है वो लेकर आया हूँ आपके लिए। तो पर्ण के रूपांतरण में हमने ये दो की बात की है, तो पर्णकंटक और पर्णप्रतान। तो यहाँ से आपको एक बात याद करनी है कि पर्णकंटक की बात करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो गया? नागफनी। पर्णप्रतान की बात करें तो इसका अच्छा एग्जाम्पल क्या हो गया? मटर। तो यहाँ पर याद करना, नागफनी में पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है। मैं लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए कि यहाँ कि नागफनी में पर्ण कांटों में रूपांतरित हो जाती है। नागफनी में पर्ण होती है, वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। और मटर में पर्णप्रतान में रूपांतरित हो जाती है। अब बेटा ये प्रतान क्या होता है? धागेनुमा संरचना होती है जिसके द्वारा पौधा ऊपर लंबाई में वृद्धि कर सके। तो यहाँ से ये सीधे क्वेश्चन आपके लिए आ जाते हैं कि पर्णकंटक का एग्जाम्पल क्या है? नागफनी। पर्णप्रतान का एग्जाम्पल क्या है आपका? मटर। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कीटहारी पादप, जहाँ से रिट 2015 में क्वेश्चन आया था, तो वो मैं आपको यहाँ बात कर लेता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ कि कीटहारी पादप। क्या लिखा है? कीटहारी पादप। बेटा पहले बात तो याद रखनी है, जो कीटहारी पादप होते हैं, कीटों का जो भक्षण करते हैं, ये क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, और कीटों का भक्षण करने पर इनकी नाइट्रोजन की जो पूर्ति है वो पूर्ण हो जाती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए तो कीटहारी पादप की विशेष बात याद रखनी है, कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। और यहाँ पर आपको ये बातें याद करनी कि कीटहारी पादप की जब हम बात करें तो दो एग्जाम्पल अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो आपके इसमें आता है घटपर्णी, और इसका जो एग्जाम्पल है वो मैं लिख देता हूँ निफेंथिस। क्या लिखा है? निफेंथिस। और दूसरा जो अपनी कोशाकार पर्ण, या इसको हम बोलते हैं ब्लेडर वट। ये ज़्यादा ये पूछा गया था, ब्लेडर वट। और इसका जो एग्जाम्पल आपको याद करना है वो होता है आपका यूट्रिकुलेरिया। क्या लिखा है? यूट्रिकुलेरिया। क्या एग्जाम्पल लिखा मैंने? यूट्रिकुलेरिया, ब्लेडर वट। तो अब यहाँ से एक चीज़ बता दूँ कि कीटहारी पादप नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए कीटों का भक्षण करते हैं। तो इन दोनों पादपों में घटपर्णी में जो पर्ण होता है वो एक घट थोड़े से ऐसे उसमें हो जाता है, जिसमें जैसे ही कीट जाता है वो ऊपर से बंद हो जाता है। तो घटपर्णी का एग्जाम्पल याद करना, निफेंथिस। कोशाकार पर्ण इसमें लंबी टाइप में होती है। ब्लेडर वट इसका एग्जाम्पल होता है यूट्रिकुलेरिया। और एक बात और है, ये यूट्रिकुलेरिया राजस्थान में पाया जाने वाला कीटहारी पादप है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। तो इसके लिए अपनी और इम्पोर्टेंट बात लिख लेते हैं कि राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान में पाया
जाता है। तभी ये रिट 2015 या 17 में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पत्तियों से रिलेटेड, पण से रिलेटेड जो बातें मुझे पसंद आई थी वो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दी है। एक बार के लिए हम इसको रिपीट कर लेते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पुष्प, उसकी हम आगे बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे कि क्या लिखा, पण, पत्ती या लीफ। सबसे बड़ी बात याद रखनी है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, पत्ती में होती है, पण में होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल में धातु कौन सी है तो याद कर लेना, कौन सी होती है, मैग्नीशियम होती है। गैसों का विनिमय कहाँ होता है? पत्तियों की सतह पर लगभग होता है। वाष्पोत्सर्जन की लगभग क्रिया पत्तियों के माध्यम से होती है। इसके बाद जो मेन क्वेश्चन अपने दो यहाँ से बनते हैं, पण के रूपांतरण, लीफ के रूपांतरण में एक तो याद करना था पण कंटक। तो पण कंटक का एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में, क्या होता है, नागफनी। पण कंटक का एग्जाम्पल क्या होता है, नागफनी। और एक याद करना था किसके लिए, पण प्रतान का। तो पण प्रतान का एग्जाम्पल हम याद करेंगे तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मटर का। फिर हमने बात की थी कीटहारी पादप। अच्छा क्वेश्चन आता है कीटहारी पादप से, तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। दो प्रकार के पण अपने यहाँ से रिलेटेड, एक तो घटपर्णी, जिसका एग्जाम्पल आपको याद क्या करना था, निफेंथिस। घटपर्णी एग्जाम्पल क्या होगा, निफेंथिस। और दूसरा बात करें ब्लेडर बट, ये नाम आपको ज़्यादा याद करना है, ब्लेडर बट बोल देते हैं या ब्लेडर बट बोल देते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा, यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया। और विशेष बात कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। तो उम्मीद है पत्ती, लीफ, पण के बारे में जो जानकारी मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी वो आपके सामने प्रेजेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और जो नए सब्सक्राइबर है वो अपने यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो नए यूज़र है। तो इसके बाद इसको मैं मिटा रहा हूँ और नेक्स्ट अपने पुष्प की बात करते हैं, जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जब हम पुष्प की बात करते हैं तो उसका जो डायग्राम है, पुष्प का जो नामांकित डायग्राम है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसमें पुष्प के विभिन्न भाग समझाए हुए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद जब आपको क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद इसको अलग से अपने नोटबुक में इसको आप बना लेना, जिससे आपको काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन हो जाए। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अपना जो टॉपिक नेक्स्ट जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है आपके पुष्प। तो पुष्प के लिए जब हम बात करेंगे तो हमें कुछ बातें आपको याद करनी है, जो मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ यहाँ पे। पुष्प क्या बोलते हो आप, फ्लावर, या नॉर्मली भाषा में बोले तो फूल। पुष्प, फ्लावर या फूल कहते हो, इसके लिए आप शब्द तो क्या लिखा है, फूल, पुष्प या फ्लावर बोलते हैं। अब देखो यहाँ से सबसे पहले बात, पुष्प की बात करें तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। तो यहाँ लिख रहा हूँ कि पुष्पों का अध्ययन क्या नाम देंगे, एंथोलॉजी। क्या लिखा है, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। तो पहली बात तो एक लाइन में क्लियर होना चाहिए, पुष्पों का अध्ययन क्या है, एंथोलॉजी। फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पुष्प क्या होता है, पादपों का जनन भाग होता है। जनन की जो क्रिया है इस पुष्प के माध्यम से ही होती है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपको क्या रखनी है कि पादपों का जनन भाग होता है। पादपों का क्या होता है, जनन भाग क्या होता है, पुष्प ही होता है। और एक चीज़ और, पुष्प को रूपांतरित परोह माना जाता है। तो ये बात भी आप क्या कर लेना, कहीं पे क्वेश्चन आ जाए, रूपांतरित परोह है। पुष्प को हम क्या मानते हैं, रूपांतरित परोह, मतलब तने का ही भाग माना जाता है। तो पुष्प एक क्या होता है, रूपांतरित परोह होता है। और एक चीज़ और बता दूं कि आवृतबीजी पादपों का सबसे मुख्य लक्षण है, दो नाम सुनेंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियो
और जिम्नो। तो जिम्नोस्पर्म तो होती है अनावर्त बीजी और एंजियोस्पर्म होता है आवर्त बीजी। तो आवर्त बीजी पादपों का मुख्य लक्षण क्या होता है? पुष्प पाए जाते हैं उनमें। तो यहाँ पर हम चाहे तो लिख दें कि आवर्त बीजी पादपों का मुख्य लक्षण क्या होता है? आपका फूल या पुष्प ही होता है। इसके बाद 2 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो कमेंट्स में बता देना कि सबसे छोटा पुष्प कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा होता है। वेट, कमेंट्स में आंसर बताइए कि सबसे छोटा पुष्प किसको मानते हैं और सबसे बड़ा कौन सा है। ये 4 पॉइंट तो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ से आप समझना कि सबसे छोटा पुष्प किसको मानते हैं? वुल्फिया या वोल्फिया बोल देते हैं, वुल्फिया या वोल्फिया। और सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया। क्या लिख दिया बेटा? रेफलेसिया। किसको मानते हैं? रेफलेसिया को। तो यहाँ से ये बातें याद करनी कि सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, सबसे बड़ा पुष्प किसको मानते हैं? रेफलेसिया। तो पुष्प के लिए मैंने 5-7 बातें लिखी। अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो अपनी पेंडिंग है, पढ़नी है हमें। देखो कि फूल, पुष्प या फ्लोर बोलते हैं। पहली बात, पुष्पों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। जो पुष्प होता है वो पादपों का क्या होता है? जनन भाग होता है। पुष्प पादपों का जनन भाग होता है। पुष्प है वो रूपांतरित परोह होता है। पुष्प क्या होता है? रूपांतरित परोह होता है। इसके अलावा आवर्त बीजी पादपों का मुख्य लक्षण होता है। सबसे छोटे पुष्प को हम क्या बोलते हैं? वुल्फिया। सबसे बड़े पुष्प को हम क्या बोलते हैं? रेफलेसिया। ये नाम याद होने चाहिए। इसके बाद अब देखो, कोई भी पुष्प होगा उसके 4 भाग होते हैं, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में, इनके नाम, इनके कार्य आने चाहिए, जहाँ से अपना क्वेश्चन आ जाता है। तो यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा कि पुष्प के भाग क्या लिख रहे हैं? पुष्प के भाग दो यहाँ से कि पुष्प के भाग। तो सबसे पहली बात तो आपको याद करनी कि पुष्प को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 4 हिस्सों में। 4 भाग होते हैं। इसका पहला भाग आपका कहलाता है बाह्यदलपुंज। दूसरा हिस्सा इसका आता है दलपुंज। तीसरे हिस्से में हम लिखते हैं पुमंग। और नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पे आता है आपका जायंग। बिल्कुल बेटा एकदम धीरे धीरे समझना है, यहाँ से छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पुष्प के भाग की बात करें तो पुष्प को की कितने भाग होंगे? 4 भाग, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। अब समझना कि पुष्प का सबसे भारी भाग, जब पुष्प खिलता है तो पुष्प वंत होता है, वंत के नीचे हरी हरी छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती है। जो पुष्प का सबसे भारी भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दलपुंज। क्या बोलते हैं? बाह्यदलपुंज। क्या बोलेंगे? बाह्यदलपुंज। तो यहाँ से जो बाह्यदलपुंज के लिए सबसे पहली बात कि बाह्यदलपुंज एक समूह होता है जो किससे बना होता है? बाह्यदल से। तो पहली बात तो कि बाह्यदलपुंज किससे बना होता है? बाह्यदल से। दूसरा, अगला पॉइंट याद क्या करना है? पुष्प का सबसे भारी भाग होता है, पुष्प का सबसे भारी भाग होता है। पुष्प जो पुष्प होता है उसका सबसे भारी भाग होता है। कैसे रंग का होता है? नॉर्मली ये हरे रंग का होता है। अब कार्य क्या है? पुष्प जब कलिका अवस्था में होता है तो उसको पूर्णतः से ढक कर रखता है और पुष्प खिलता तो इस प्रकार से हो जाता है।
तो पुष्प का कलिका अवस्था में, पुष्प की कलिका अवस्था में उसकी सुरक्षा करता है। तो बाह्य दलपुंज के लिए याद करना कि क्या करेगा, पुष्प की कलिका अवस्था में उसकी सुरक्षा करता है, उसको ढक के रखता है। तो यहाँ से आपको याद क्या करना था, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज किससे बने होते हैं, बाह्य दल से बने होते हैं। पुष्प का सबसे भारी भाग होता है, कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, पुष्प की कलिका अवस्था में, कौन सी अवस्था में, पुष्प की कलिका अवस्था में उसकी रक्षा करते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं पुमंग। तो पुमंग के दलपुंज की बात करें तो जो दलपुंज होते हैं वो किससे बने होते हैं, दल से बने होते हैं। तो सबसे भारी, तो दूसरे नंबर का चक्र कौन सा होता है, दलपुंज होता है। अब यहाँ पर एक बार रखना है कि फूल को देखते हो, आपको रंगीन लाल पीले सफ़ेद जो फूल नज़र आते हैं, पंखुड़ी जिसको आप बोलते हो, वो ये दलपुंज होती है। तो गुलाब की पत्तियाँ वो क्या है, दलपुंज है। तो सीधी सी बात है, जो दलपुंज होते हैं वो दल से बने होते हैं और क्या होते हैं, ये रंगीन होते हैं, कलर होंगे इनमें। अब कार्य क्या है, जो मेन पॉइंट अपने कार्य पे आएगा। अब पुष्प जो रंगीन होता है वो क्या करता है, परागण, परागण का तो नाम सुना होगा, परागण की क्रिया में सहायक है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है जो परागण क्रिया करते हैं। तो यहाँ से याद रखना, दलपुंज होते हैं वो मुख्यतः दल के बने होंगे, कैसे होंगे, रंगीन होंगे। और एक बात आपको याद करनी है यहाँ पे कि, और कार्य की बात कर ले तो कार्य क्या है कि कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना, जिससे क्या होगा, लिखना चाहें तो परागण की क्रिया में सहायक। क्या लिख दिया, परागण की क्रिया में सहायक। तो ये बातें याद थी किसके लिए, दलपुंज। दलपुंज किससे बने होते, दल से। कैसे होते हैं बेटा, रंगीन होते हैं, कीटों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और परागण की क्रिया में सहायक होते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, पुमंग। पुमंग के लिए पुष्प का जो नर जनन भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। अब यहाँ से आपकी एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि पुष्प को इन 4 हिस्सों में हमने डिवाइड तो कर दिया, लेकिन यहाँ से आप ये क्लियर कर लेना कि पुष्प के ये दोनों भाग, ये तो होते सहायक चक्र और ये होते आवश्यक चक्र, इनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पुमंग, सबसे पहला पॉइंट याद क्या करना, पुमंग क्या है, पुष्प का नर जनन भाग। पुमंग जो बनते हैं, फिर से बात कर रहा हूँ कि पुमंग क्या है, पुष्प का नर जनन भाग। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 बातें कि सबसे पहली बात तो याद क्या करना कि पुमंग क्या है, पुष्प का नर जनन भाग होता है, ठीक है। अब जो पुमंग जो बना होता है उसको हम कहते हैं पुंकेसर। क्या नाम दिया बेटा, पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। और ये जो पुंकेसर होते हैं इसके 3 भाग होते हैं। जैसे बादल किससे बना होता है, बादल से बनता है, पुमंग है वो किससे बनता है, पुंकेसर से। और इस पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3। पहले भाग का नाम होता है परागकोश, पहले भाग का क्या नाम होता है, परागकोश। दूसरे हिस्से को हम बोलते हैं पुतंतु, और तीसरी कंडीशन हम ले तो क्या होता है, योजी। क्या होता है, योजी। अब यहाँ से आप फिर से समझना कि पुमंग किससे बना होता है, पुंकेसर। पुंकेसर के 3 भाग होंगे, परागकोश, पुतंतु और योजी। मैंने कहा कि नर जनन भाग है, तो यहाँ से एक बात याद करनी है कि जो परागकोश है इसके अंदर पराग कण बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सुन लेना, परागकोश में क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं, और ये पुष्प के लिए क्या होते हैं, नर युग्मक के रूप में कार्य करते हैं। किसके लिए, किसके रूप में कार्य करेंगे,
नर युग्मक के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ से इतनी सी बातें, मैंने ज़्यादा फालतू की बातें नहीं की, मेन पॉइंट की बात की है जहाँ से अपना रीट का क्वेश्चन अटेंड हो जाए। कि पुमंग की बात करें तो ये पुष्प का नरजनन भाग होता है। किससे बना होता है? पुंकेसर से बना होता है। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, परागकोश, पोतंतु और योजी। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण। और परागकण को क्या बोलते हैं हम? नर युग्मक, इन्हीं को कहते हैं। वैसे इनके इंग्लिश इसको कैलेक्स बोलते हैं, इसको कोरोला बोलते हैं, इसको एंडोसियम और ये गायनोसियम, इंग्लिश वर्ड का अगर यूज की बात करें। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? जायंग की। तो बेटा इस जायंग वाले को मैं इधर बना लेता हूँ कि उधर जगह बच्ची नहीं है, तो जायंग वाले को मैं इधर कर लेते हैं। सबसे पहले बात, अब जब जायंग की हमने बात की है तो पहली बात तो आपकी क्लियर ये हो जानी चाहिए कि जो जायंग है वो तो यहाँ लिख दें कि पुष्प का कैसा भाग है? मादा जनन भाग होता है। जायंग होता है वो पुष्प का कौन सा भाग है? मादा जनन भाग है। ठीक है। जायंग जिससे बना होता है उसको हम बोलते हैं अंडप। क्या कहेंगे? अंडप। क्या कहेंगे बेटा? ये जिससे बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? अंडप। और ये अंडप होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। तो जायंग जिससे बना होता है उसको आप क्या बोलते हो? अंडप। और इस अंडप के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहले वाले भाग को बोलते हैं हम वर्तिकाग्र, दूसरे वाले भाग को बोलते हैं हम वर्तिका, और तीसरे वाले भाग को क्या बोलते हैं हम? अंडाशय। तीसरे वाले भाग को क्या बोलते हैं? अंडाशय, ओवेरी। तो जायंग क्या होता है? पुष्प का मादा जनन भाग होगा। कौन सा भाग होगा? मादा जनन भाग होता है। जायंग में क्या मिलेगा आपको? जायंग किससे बना होता है? अंडप से। और अंडप की हम बात करें, किसकी? अंडप की बात करें तो इसमें 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं और बीजांड में मादा युग्मक मतलब अंडाणु पाया जाता है। तो यहाँ से हम एक लाइन और लिख लेते हैं कि ये अंडाशय लिखा है, तो अंडाशय के अंदर क्या होंगे? आपके बीजांड होते हैं, और इस बीजांड के अंदर हम क्या बोलते हैं? अंडाणु। क्या बोलते हैं? अंडाणु। और अंडाणु होता है वो क्या होता है? मादा युग्मक। क्या होता है? मादा युग्मक। तो देखा जाए तो ये तो हमने बात की किसकी? पुष्प की, फूल की, फ्लावर की। जो मेन बातें थी वो मैंने बता दी। अब देखो यहाँ से 2 चीज़ें और कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज, इन दोनों को, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, इन दोनों को पुष्प का हम कौन सा चक्र मानते हैं? सहायक चक्र, सहायक के रूप में होते हैं। लेकिन ये याद कर लेना, पुमंग और जायंग होता है ये पुष्प का आवश्यक चक्र होता है। पुष्प का क्या होता है? आवश्यक चक्र। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, तो क्योंकि ये हो ना हो तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जनन वाली क्रिया हो जाएगी, लेकिन इनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सहायक में होते हैं और ये आवश्यक हो गए। अब इसको मैं एक बार फिर से पूरा रिपीट कर लेते हैं जिससे आपको इसकी मेन बातें हो मुँह जबानी ऐसे याद हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फूल, पुष्प, फ्लावर। तो सबसे पहले बात तो याद होना चाहिए कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्प क्या होते हैं? पादपों का जनन भाग होता है। जनन की क्रिया इसी के माध्यम से होगी। और ये क्वेश्चन तो बेटा किसी बहुत कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया, पुष्प क्या है? तो बिल्कुल सटीक याद कर लेना कि पुष्प एक रूपांतरित परो होता है। पुष्प क्या होता है? एक रूपांतरित परो होता है। इसके लिए कह रहा हूँ अलग से क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट। आवृतबीजी पादपों का मुख्य लक्षण होते हैं। आवृतबीजी पादपों में ये मुख्य लक्षण के रूप में होते हैं। इसके बाद सबसे छोटा जो पुष्प होता है उसको क्या बोलते हैं हम? वुल्फिया। सबसे छोटे पुष्प को हम क्या बोलते हैं? वुल्फिया या वोल्फिया बोल देते हैं। और सबसे बड़ा पुष्प होता है उसको क्या कहा जाता है? रेफ्लेसिया। सबसे बड़े पुष्प को हम क्या कहेंगे? रेफ्लेसिया। इसके बाद देखो आगे,
पुष्प के भाग, तो पुष्प के कितने भाग होंगे? 4, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। बाह्य दलपुंज किससे बना होता है? मतलब बाह्य दल के समूह को हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। सबसे याद रखना, पुष्प का सबसे बाहरी भाग, बेटा देखो ये बाह्य दलपुंज पुष्प का सबसे भारी भाग हो गया, तो पुष्प का सबसे आंतरिक भाग क्या होगा? जायंग, सबसे अंदर हो गया। तो बाह्य दलपुंज पुष्प का सबसे भारी भाग होता है। नॉर्मली कैसे कलर के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। कैसे कलर के? हरे रंग के होंगे। और कार्य क्या करते हैं? पुष्प की कलिका अवस्था में, पुष्प की कलिका अवस्था में सुरक्षा करते हैं। अब देखो, दलपुंज दल से बने होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन, लाल, पीले, जैसे इसी कलर में गुलाबी। कार्य क्या करते हैं? कीटों को अपनी ओर, किसको? कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और कीटों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो कौन सी क्रिया होगी? परागण की क्रिया होती है। अब बात करते हैं पुमंग। पुमंग पुष्प का कौन सा भाग होता है? नरजनन भाग। पुमंग किससे बनता है? पुंकेसर से। पुमंग किससे बनता है बेटा? अच्छा क्वेश्चन बन जाता है पुंकेसर से। और पुंकेसर की हम बात करें तो परागकोश, पोतंतु और योजी, जो बड़े इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है अगर इनके हो तो, जैसे ये तो हो गया आपका परागकोश, यहाँ पर योजी और ऐसे लाइन, तो ऐसे काफ़ी होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? ये हो गया परागकोश, ये जो डंठल नुमा सज्जा वो पोतंतु, और ये जहाँ से जुड़ा है कनेक्टिव, उसको हम क्या बोलते हैं? योजी। अब ये जो परागकोश होता है, इस परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है? आपका परागकण। परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है? परागकण। ये परागकण क्या होते हैं? आपके नर युग्मक। ये परागकण क्या होते हैं? आपके नर युग्मक होते हैं। इसमें बस इतनी सी बात अपने को याद करनी थी, बाकी बातें हम आगे डिटेल से और बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? अगला जायंग। तो जो जायंग होता है वो कैसा भाग है? पुष्प का मादा जनन भाग है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैसा भाग है? मादा जनन भाग। तो याद हो जाना चाहिए, जायंग पुष्प का क्या भाग है? मादा जनन भाग है। किससे बना होता है? अंडप से। आपने स्त्री केसर शब्द नाम सुना होगा, वो इन्हीं के लिए आता है, स्त्री केसर। तो जायंग है वो अंडप या स्त्री केसर से बना होता है। और इसके 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडा से। अगर इसकी आकृति की बात करें, जो आपका अंडा या स्टिकेसर कहते हैं, तो इसमें इस प्रकार से आपकी ये ऊपर वाली ये स्टिक्चर तो क्या होती है? वर्तिकाग्र होती है, ये वर्तिका होती है, और लास्ट में ये फुला हुआ भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अंडाशय। और अंडाशय के अंदर क्या होता है? आपके बीजांड में अंडाणु अर्थात मादा युग्मक पाए जाते हैं। और यहाँ से एक बात और बात करनी थी कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज तो पुष्प के कैसे भाग होते हैं? सहायक चक्र होते हैं। और पुमंग और जायंग होते हैं वो पुष्प के आवश्यक चक्र होते हैं। तो पुष्प के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने सब आपको यहाँ से बता दी है। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इसकी आगे बात करते हैं। अब यहाँ से इसको आगे जब हम शुरू करते हैं तो यहीं मैं आपको कुछ बातें बता दूँ कि जो नर युग्मक है वो परागण की क्रिया की सहायता से, परागण की क्रिया से ये नर युग्मक कहाँ आएगा? वो वर्तिकाग्र पर आएगा। वर्तिकाग्र से वो होते हुए अंडाशय में, और अंडाशय में जो बीजाणु मतलब अंडाणु होता है उसके साथ मादा युग्मक होता है, उसके साथ संलयन क्रिया करेगा। और उससे नर युग्मक तरह मादा युग्मक मिलेंगे तो भ्रूण का निर्माण होगा, और भ्रूण से बीज का निर्माण होता है। यहाँ से एक बात याद कर लेना कि अंडाशय से ही फल का निर्माण होता है, और जो बीजांड होता है उससे बीज का निर्माण होगा, अंडाशय से फल का। अब ये भी पढ़ा होगा आपने सत्य फल और असत्य फल। ऐसे फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता है उसे तो बोलते सत्य फल, और अंडाशय के अलावा अन्य भाग से होता है, जैसे आपका सेवक पुष्पासन से होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? असत्य फल। तो चलो उनकी भी बात करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको अच्छे तरीके से समझें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जितने भी साथी हैं उनको ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी चीज़ का लाभ उठा सके, पढ़ सके।
तो मिटा रहा हूँ बेटा इसको। अब देखो इसके बाद हम आगे बात करें, अब जब हमने पुष्प पढ़ लिया तो पुष्प के बाद अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है फल, जिसको आप फ्रूट बोलते हो। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? फल, जिसको आप क्या बोलते हो? फ्रूट। इसकी हम बात कर लेते हैं। तो फल की जब हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन तो बेटा ये बन जाएगा कि फल के अध्ययन को या फलों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? कमेंट्स में अगर आता है पामोलॉजी कहते हैं। और फल में देखना है कि निषेचन के बाद अंडाशय से फल और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। और इसकी और भी क्वेश्चन है जो हम बात करते हैं। तो क्या लिखा है? फल की सबसे पहले बात करना है यहाँ पे कि फलों के अध्ययन को, कमेंट्स में बताया नहीं बेटा आपने? फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को, देखो पुष्प के अध्ययन को तो हमने क्या नाम दिया था? एंथोलॉजी। लेकिन फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। निषेचन के बाद यहाँ से एक बात है ना कि जब पुष्प में निषेचन की क्रिया जो, तो निषेचन के बाद दो चीज़ें आपको याद रखनी है, अंडाशय और बीजांड। तो याद करना है कि अंडाशय है उससे तो किसका निर्माण होता है? आपके फल का। और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। अब यहाँ से एक बात और क्लियर कर लूँ कि अंडाशय से निर्मित फल को तो बोलते हैं हम सत्य फल, और अंडाशय के अलावा अन्य भाग से निर्मित फल को बोलते हैं असत्य फल। तो लिख देता हूँ कि अंडाशय से निर्मित फल, अंडाशय से निर्मित फल, और एक हो जाता आपका अंडाशय के अलावा, अंडाशय के अलावा अन्य भाग से निर्मित फल, मतलब अंडाशय से बना फल और अंडाशय के अन्य भाग से बने फल की बात कर लेते हैं। तो अंडाशय से जो फल बनता है उस फल को हम कौन सा फल बोलते हैं बेटा? सत्य फल, ट्रू फ्रूट्स। और अगर अंडाशय के अलावा अन्य भाग से है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? असत्य फल, या इसको हम आभासी फल भी बोल देते हैं। इसके एग्जाम्पल भी बता दूं आपको, जैसे पढ़े हो तो आपने सेब, नाशपाती, अनानास, कटहल, ये सब कौन से आते हैं? असत्य फल या आभासी फल में आते हैं। इसी के एग्जाम्पल है। तो अगर अब बात करें तो ये कुछ छोटी सी बातें लिखी है जो अपने लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा फल में फल वृत्ति होती है। फल वृत्ति के 3 भाग होते हैं, बाह्य फल वृत्ति, मध्य फल वृत्ति और अंत फल वृत्ति। तो यहाँ पर भी एक छोटी सी बात और लिख लें कि फल में क्या होगी? फल वृत्ति। और इस फल वृत्ति को कितने हिस्सों में हमने डिवाइड किया है? 3 भागों में। तो एक तो होती है बाह्य फल वृत्ति, एक तो क्या होगी बेटा? बाह्य फल वृत्ति, दूसरी आ जाती है आपकी मध्य फल वृत्ति, और तीसरी आ जाती है अंतः फल वृत्ति। तो अगर इनके नाम की बात करें तो इसको बोलते हैं एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। क्योंकि कभी कभार इंग्लिश शब्द इनका ज़्यादा यूज कर लेते हैं, तो इसके लिए तो आप क्या लिख सकते हो? एपिकार्प, इसको बोलेंगे मीजोकार्प, और ये हो जाएगी आपकी एंडोकार्प। तो फल वृत्ति होती है ना। अब यहाँ के बाद, इसके बाद तो ये चीज़ें तो आपने पढ़ ली नॉर्मल। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि कुछ फल हम खाते हैं तो फल का कौन सा भाग हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब क्या होता है कि बेटा बहुत सारे फल हैं, कितने के हम याद रखें, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट है जो हम याद कर सकते हो, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हम बात कर रहे हैं फल और उसके खाने वाले भाग का नाम। तो वो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे
तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इनको याद करना साथ में। क्या था? फल और खाने वाला भाग। तो फल में अगर हम बात करना चाहें तो सबसे पहले आपने एक नाम तो सुना होगा, बहुत फेमस है, नारियल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नारियल जो हम खाते हैं उसमें जो चटकी आप बोलते हो उसका कौन सा भाग होता है, वो क्या होता है। इसके अलावा एक आपके आता है सेव और नाशपाती। ये दो तो ऐसे हैं जो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में इतनी बार पूछ लिए गए जिसकी लिमिट नहीं है। तो ध्यान रखना, नारियल के लिए हम बात करें, किसके लिए? नारियल के लिए बात करें तो आप सबने पढ़ा होगा भ्रूणपोष। नारियल का जो खाने वाला भाग होता है वो क्या होता है? भ्रूणपोष। सेव और नाशपाती ये असत्य फल होते हैं, इनमें जो हम खाते हैं वो क्या होता है आपका? पुष्पासन। क्या होता है? पुष्पासन। बड़ा याद कर लेना, बहुत बार पूछा गया है। नारियल का क्या है? भ्रूणपोष। सेव और नाशपाती की बात करें तो क्या लिखा मैंने? पुष्पासन। इसके बाद और फल की बात कर लें, जैसे आपका पपीता है। पपीता की हम किसकी बात करते हैं? मध्य फलवृत्ति। काजू की बात करें तो आपका होता है बीजपत्र। तो पपीता के लिए याद क्या करना है? मध्य फलवृत्ति। पपीता जो हम खाते हैं उसमें मुख्यतः मध्य फलवृत्ति और बीज। काजू की बात करें तो यहाँ पर याद कर लेना बीजपत्र। बीजपत्र। काजू के लिए क्या याद करना था? बीजपत्र। और आपने ये देखा हुआ अनार के लिए, किसके लिए बेटा? अनार के लिए। अनार के लिए जो हम खाते हैं वो क्या होते हैं? रसीले बीज चोल होते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, रसीले बीज चोल। तो यहाँ से ये याद करना था, नारियल का कौन सा भाग? भ्रूणपोष। सेव नाशपाती में पुष्पासन। पपीता में मध्य फलवृत्ति। काजू में बीजपत्र। अनार में रसीले बीज चोल। मैंने कहा कि बहुत सारे कितने याद करेंगे, लेकिन जो मेन है वो तो अपने को याद होने चाहिए। इसके बाद जैसे मैं यहाँ वो लिख दूँ, जैसे आपका टमाटर, इमली, मूंगफली, एक आपने लौंग। ये लौंग के लिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, लौंग पुष्प का कौन सा भाग होता है? लौंग है वो पुष्प का कौन सा भाग होता है? तो याद कर लेना यहाँ पे पुष्पकलिका। मूंगफली में जो हम खाते हैं वो क्या होता है? बीजपत्र एवं भ्रूण कंप्लीट होता है। इमली में याद रखना जो खाने वाला भाग होता है वो मध्य फलवृत्ति होती है। टमाटर की बात करें तो टमाटर को हम पूरा खाते हैं, तो आप भी जानते हो इसका मतलब फलवृत्ति तथा बीजांडाशन, या इतना याद कर लो बीजांड। तो ये मैंने कुछ लिखे इंपॉर्टेंट जिनको हमें अच्छे तरीके से याद करना है। तो मेन पॉइंट थे काफ़ी मैंने लिख दिया है कि ज़्यादा इससे ज़्यादा डीपली अगर क्वेश्चन आने की संभावना नहीं होती है फिर याद भी नहीं हो पाता, क्योंकि मेन टॉपिक याद कर लेंगे तो काफ़ी अपना कवर हो जाएगा 2 मिनट के लिए, क्योंकि इसका रिवीजन करते फिर हम आगे बात करेंगे। तो हमने जो स्टार्ट किया था, हमने आज क्या लिखा था? फल या फ्रूट। तो सबसे पहली बात याद करते फलों के अध्ययन को। तो आप सब जानते हो कि फलों के अध्ययन को हमने क्या बोला? पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। और निषेचन के बाद ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडाशय से किसका निर्माण होगा? फल का। और बीजांड से आपके किसका निर्माण हो जाता है? बीज से। अंडाशय से निर्मित फल, अंडाशय क्योंकि फल होता है वो अंडाशय से ही निर्मित होता है, तो अगर अंडाशय से फल निर्मित हो रहा है तो उसको तो हम क्या बोलते हैं? सत्य फल। लेकिन अंडाशय के अलावा अन्य भाग से अगर फल निर्मित हो जाए तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? असत्य फल। जैसे सेब, नाशपाती, अनार, कटहल, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद फलवृत्ति। फलवृत्ति के 3 भाग होते हैं, फाबल, बाह्य फलवृत्ति, एपिकार्प, मध्य फलवृत्ति और अंतर फलवृत्ति, मेजोकार्प और एंडोकार्प। इसके बाद हमें ये याद करने थे कि कौन कौन से फल होते हैं। मैंने कहा बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ की हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट जो अपने नॉर्मली एग्जाम में आते हैं। तो उसमें एक तो अपने ये था कि फल की बात करें, जैसे नारियल, किसकी बात करें हम? नारियल की। तो नारियल का हम कौन सा भाग भोजन के रूप में काम में लेते हैं? भ्रूणपोष। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन हो रहा है, मुझे याद आ गया कि नारियल की जो जट्टा होती है
वो उस फल का कौन सा भाग होता है? मध्य फल भित्ति। ये लिख लेना आप अलग से कि नारियल की जो जट्टा होती है वो क्या होती है? मध्य फल भित्ति होती है। सेब नाशपाती क्या होता है? पुष्पासन होता है। पपीता मध्य फल भित्ति। काजू बीज पत्र। अनार के लिए भी क्वेश्चन आया होता है बीज चोल। टमाटर के लिए बात करें तो फल भित्ति और बीजांड होता है। इमली के लिए मध्य फल भित्ति। मूंगफली के लिए बीज पत्र एवं भ्रूण। बीज पत्र एवं भ्रूण। आज एक क्वेश्चन मेरा इच्छा है आपके लिए दे दूं कि क्वेश्चन ये था कि केसर का नाम सुना होगा आपने? केसर का कल परसों मैंने किसी बच्चे को पूछा बेटा क्या खा रहा है, तो बोल रहा केसर खा रहा हूँ, और चेक किया तो लिखा विमल। ऐसा था ना कि दाने दाने में केसर का स्वाद। तो केसर जो हम खाते हैं वो पुष्प का कौन सा भाग होता है? क्वेश्चन आता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसके साथ ये जो अपना मॉर्फोलॉजी या प्लांट मॉर्फोलॉजी या पादप आकार की थी, जो जहाँ से क्वेश्चन पुटअप थे वो सब पोर्शन में आपके सामने लेकर आ गया, और अपने 2 दिन की क्लास में हमने इसको कम्प्लीटली ही समाप्त कर दिया। तो आज की अपनी ये ऑनलाइन क्लास यहीं समाप्त होती है।